सबसे पहले हम टेट्रासाइक्लिन्स के डेफिनेशन के बारे में समझ लेते हैं। टेट्रासाइक्लिन्स आर ब्रॉड स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक्स यूज्ड टू ट्रीट मेनी बैक्टीरियल इन्फेक्शंस। दे प्रोड्यूस बैक्टीरियोस्टैटिक एक्शन। अगर हम बात करें इसके डेफिनेशन की, सो टेट्रासाइक्लिन्स एक टाइप के ब्रॉड स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक्स होते हैं जिनका इस्तेमाल ज्यादातर बैक्टीरियल इन्फेक्शंस को ठीक करने के लिए किया जाता है। टेट्रासाइक्लिन के पास बैक्टीरियोस्टैटिक एक्शन होता है और इसी बैक्टीरियोस्टैटिक एक्शन की वजह से टेट्रासाइक्लिन्स बैक्टीरिया के ग्रोथ को पूरी तरह से इनिबिट कर देते हैं, पूरी तरह से स्टॉप कर देते हैं। इसके बाद हम क्लासिफिकेशन ऑफ टेट्रासाइक्लिन्स के बारे में समझ लेते हैं। अगर हम बात करें इसके क्लासिफिकेशन की, सो टेट्रासाइक्लिन्स टोटल 3 मेन पार्ट में क्लासिफाई होते हैं। सबसे पहला है शॉर्ट एक्टिंग टेट्रासाइक्लिन्स। इसके एग्जाम्पल है टेट्रासाइक्लिन एंड ऑक्सी टेट्रासाइक्लिन। इसके बाद आते हैं इंटरमीडिएट एक्टिंग टेट्रासाइक्लिन्स। इसके एग्जाम्पल है डेमिक्लोसाइक्लिन। इसके बाद है लॉन्ग एक्टिंग टेट्रासाइक्लिन्स। इसके एग्जाम्पल है डॉक्सीसाइक्लिन, मिनोसाइक्लिन एंड टेगीसाइक्लिन। इसके बाद हम फार्माकोलॉजिकल एक्शंस ऑफ टेट्रासाइक्लिन्स के बारे में समझ लेते हैं, यानी कि टेट्रासाइक्लिन्स हमारे बॉडी के अंदर किस तरीके से अपना एक्शन दिखाते हैं, इसके बारे में समझ लेते हैं। टेट्रासाइक्लिन्स इनहिबिट बैक्टीरियल प्रोटीन सिंथेसिस by binding reversibly to the 30S ribosomal subunit. This prevent the synthesis of new proteins, thereby inhibiting bacterial growth. बैक्टीरिया के अंदर जो सेल होता है, इसी सेल के अंदर राइबोसोम प्रेजेंट होते हैं और इसी राइबोसोम के अंदर 30S राइबोसोमल सब यूनिट होते हैं। टेट्रासाइक्लिन्स इसी 30S राइबोसोमल सब यूनिट के ऊपर जाकर बाइंड हो जाता है और बाइंड होने की वजह से बैक्टीरिया के बॉडी के अंदर प्रोटीन का सिंथेसिस पूरी तरह से प्रिवेंट हो जाता है, पूरी तरह से इनहिबिट हो जाता है। और जब प्रोटीन का सिंथेसिस पूरी तरह से इनहिबिट हो जाएगा तो इसकी वजह से बैक्टीरिया का जो ग्रोथ होता है वो भी पूरी तरह से इनहिबिट हो जाता है। इसके बाद हम डोजेस ऑफ टेट्रासाइक्लिन्स के बारे में समझ लेते हैं, यानी कि टेट्रासाइक्लिन्स का नॉर्मल डोज कितना होता है एंड डॉक्टर्स इसको कितने अमाउंट पर प्रिस्क्राइब करते हैं, इसके बारे में समझ लेते हैं। सबसे पहला है टेट्रासाइक्लिन। टेट्रासाइक्लिन का नॉर्मल डोज होता है 250 मिलीग्राम से लेकर 500 मिलीग्राम, जिसको ओरल रूट के जरिए हर 6 घंटे में एक बार लिया जाता है। इसके बाद है डॉक्सीसाइक्लिन। डॉक्सीसाइक्लिन का नॉर्मल डोज होता है 100 मिलीग्राम, जिसको ओरल रूट या फिर इंट्रावेनस रूट के जरिए हर 12 घंटे में एक बार लिया जाता है। इसके बाद है मिनोसाइक्लिन। मिनोसाइक्लिन का नॉर्मल डोज होता है 100 मिलीग्राम, जिसको ओरल रूट के जरिए हर 12 घंटे में एक बार लिया जाता है। लास्ट है टेगीसाइक्लिन। इसका नॉर्मल डोज होता है 50 मिलीग्राम से लेकर 100 मिलीग्राम, जिसको इंट्रावेनस रूट के जरिए हर 12 घंटे में एक बार लिया जाता है। इसके बाद हम इंडिकेशंस ऑफ टेट्रासाइक्लिन्स के बारे में समझ लेते हैं, यानी कि टेट्रासाइक्लिन्स के यूजेस क्या क्या होते हैं एंड कौन कौन से डिजीज एंड कंडीशन को ठीक करने के लिए इनका इस्तेमाल किया जाता है, इसके बारे में समझ लेते हैं। टेट्रासाइक्लिन इज यूज्ड इन ट्रीटमेंट ऑफ एक्ने, कॉलेरा, रिकेशियल इन्फेक्शंस एंड ब्रूसिलोसिस। टेट्रासाइक्लिन का इस्तेमाल ज्यादातर एक्ने, कोलेरा, रिकेशियल इन्फेक्शंस एंड ब्रूसिलोसिस को ठीक करने के लिए किया जाता है। डॉक्सीसाइक्लिन इज यूज्ड इन ट्रीटमेंट ऑफ टाइफस, मलेरिया, क्लेमीडिया एंड लिम्फ डिजीज। डॉक्सीसाइक्लिन का इस्तेमाल ज्यादातर टाइफस, मलेरिया, क्लेमीडिया एंड लिम्फ डिजीज को ठीक करने के लिए किया जाता है। मिनोसाइक्लिन इज यूज्ड इन ट्रीटमेंट ऑफ एक्ने, रेस्पिरेटरी इन्फेक्शंस एंड रूमेटॉइड अर्थराइटिस। मिनोसाइक्लिन का इस्तेमाल ज्यादातर एक्ने, रेस्पिरेटरी इन्फेक्शंस एंड रूमेटॉइड अर्थराइटिस को ठीक करने के लिए किया जाता है। टेगीसाइक्लिन इज यूज्ड इन ट्रीटमेंट ऑफ कॉम्प्लिकेटेड स्किन इन्फेक्शंस एंड इंट्रा एब्डोमिनल इन्फेक्शंस। टेगीसाइक्लिन का इस्तेमाल ज्यादातर कॉम्प्लिकेटेड स्किन इन्फेक्शन एज वेल एज इंट्रा एब्डोमिनल इन्फेक्शंस को ठीक करने के लिए किया जाता है। सो ये तो था इंडिकेशंस या फिर यूजेस ऑफ टेट्रासाइक्लिन्स, वो आपको अच्छे तरीके से समझ गया होगा। इसके बाद हम कॉन्ट्रा इंडिकेशंस ऑफ टेट्रासाइक्लिन्स के बारे में समझ लेते हैं, यानी कि कौन कौन से ऐसे डिजीज होते हैं, कौन कौन से ऐसे कंडीशंस होते हैं जिस दौरान टेट्रासाइक्लिन्स का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए, टेट्रासाइक्लिन्स को अवॉइड करना चाहिए। सबसे पहला है प्रेगनेंसी। अगर कोई फीमेल पेशेंट प्रेग्नेंट है तो ऐसे कंडीशन में कभी भी टेट्रासाइक्लिन्स का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। इसके बाद है ब्रेस्ट फीडिंग। अगर कोई फीमेल पेशेंट ब्रेस्ट फीडिंग कर रही है तो ऐसे कंडीशन में भी टेट्रासाइक्लिन्स को अवॉइड करना चाहिए। इसके बाद है चिल्ड्रन अंडर 8 ईयर्स। अगर किसी बच्चे का एज 8 साल से कम है तो इन बच्चों में भी टेट्रासाइक्लिन्स का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। इसके बाद है सीवियर लीवर इम्पेयरमेंट। अगर किसी पेशेंट का लीवर पूरी तरह से इम्पेयर हो चुका है, यानी कि अगर किसी पेशेंट का लीवर पूरी तरह से खराब हो चुका है,
तो ऐसे कंडीशन में भी टेट्रासाइक्लिन्स का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। लास्ट है रीनल इम्पेयरमेंट। अगर किसी पेशेंट का रीनल पूरी तरह से इम्पेयर हो चुका है तो ऐसे कंडीशन में भी टेट्रासाइक्लिन्स का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। सो ये तो था कॉन्ट्राइंडिकेशंस ऑफ टेट्रासाइक्लिन्स। होप आपको अच्छे तरीके से समझ गया होगा। तो यहाँ पर टेट्रासाइक्लिन्स चैप्टर अच्छे तरीके से खत्म होता है। अगर आपको किसी भी टाइप का क्वेश्चन या फिर डाउट है तो आप हमें कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। इसके बाद हम सल्फोनामाइड्स के बारे में समझ लेते हैं। सबसे पहले हम इसके डेफिनेशन को देख लेते हैं। सल्फोनामाइड्स आर बैक्टीरियोस्टैटिक एंटीबायोटिक्स दैट इनहिबिट द ग्रोथ ऑफ बैक्टीरिया। अगर हम बात करें इसके डेफिनेशन की, सो सल्फोनामाइड्स एक टाइप के बैक्टीरियोस्टैटिक एंटीबायोटिक्स होते हैं एंड हमारे बॉडी के अंदर जो डेंजरस बैक्टीरिया होते हैं, इन बैक्टीरिया के ग्रोथ को इनहिबिट करने का काम करते हैं। इसके बाद हम क्लासिफिकेशन ऑफ सल्फोनामाइड्स के बारे में समझ लेते हैं। अगर हम बात करें इनके क्लासिफिकेशन की, सो सल्फोनामाइड्स टोटल 4 मेन पार्ट में क्लासिफाई होते हैं। सबसे पहला है शॉर्ट एक्टिंग सल्फोनामाइड्स। इसका ड्यूरेशन ऑफ एक्शन होता है 4 to 8 आवर्स और इसके एग्जांपल है सल्फाडायाजिन। इसके बाद है इंटरमीडिएट एक्टिंग सल्फोनामाइड्स और इसका ड्यूरेशन ऑफ एक्शन है 8 to 12 आवर्स और इसके एग्जांपल है सल्फामिथोक्साजोल। इसके बाद है लॉन्ग एक्टिंग सल्फोनामाइड्स और इसका ड्यूरेशन ऑफ एक्शन होता है 7 डेज और इसके एग्जांपल है सल्फाडॉक्सिन एंड सल्फामिथोपायराजिन। इसके बाद है स्पेशल पर्पस सल्फोनामाइड्स। इसके एग्जांपल है सल्फासिटामाइड सोडियम, मेफेनाइड, सिल्वर सल्फाडायाजिन एंड सल्फासेलेजिन। सो ये तो था डेफिनेशन एंड क्लासिफिकेशन ऑफ सल्फोनामाइड्स। होप आपको अच्छे तरीके से समझ गया होगा। नेक्स्ट हम फार्माकोलॉजिकल एक्शंस ऑफ सल्फोनामाइड्स के बारे में समझ लेते हैं, यानी कि सल्फोनामाइड्स हमारे बॉडी के अंदर किस तरीके से अपना एक्शन दिखाते हैं, इसके बारे में समझ लेते हैं। सल्फोनामाइड्स इनहिबिट द बैक्टीरियल एंजाइम डायहाइड्रोप्टेरोइड सिंथेज व्हिच ब्लॉक द सिंथेसिस ऑफ फोलिक एसिड, अ विटामिन एसेंशियल फॉर डीएनए, आरएनए एंड प्रोटीन सिंथेसिस इन बैक्टीरिया। दिस प्रिवेंट बैक्टीरियल ग्रोथ। बैक्टीरिया के बॉडी के अंदर डीएनए सिंथेसिस, आरएनए सिंथेसिस एंड प्रोटीन सिंथेसिस के लिए फोलिक एसिड काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है और इस फोलिक एसिड सिंथेसिस के लिए डायहाइड्रोप्टेरोइड सिंथेज एंजाइम काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। सल्फोनामाइड इसी डायहाइड्रोप्टेरोइड सिंथेज एंजाइम को पूरी तरह से इनहिबिट कर देता है। इनहिबिट होने की वजह से फोलिक एसिड का सिंथेसिस पूरी तरह से इनहिबिट हो जाता है और जब फोलिक एसिड का सिंथेसिस इनहिबिट होगा तो डीएनए, आरएनए एंड प्रोटीन का सिंथेसिस भी पूरी तरह से इनहिबिट हो जाता है और इसी के वजह से बैक्टीरिया का ग्रोथ पूरी तरह से इनहिबिट हो जाता है, पूरी तरह से प्रिवेंट हो जाता है। नेक्स्ट हम डोजेस ऑफ सल्फोनामाइड्स के बारे में समझ लेते हैं, यानी कि सल्फोनामाइड्स का नॉर्मल डोज कितना होता है एंड डॉक्टर्स इसको कितने अमाउंट पर प्रिस्क्राइब करते हैं, इसके बारे में समझ लेते हैं। सबसे पहला है सल्फाडायाजिन। सल्फाडायाजिन का नॉर्मल डोज होता है 2 ग्राम से लेकर 4 ग्राम और इसको ओरल रूट के जरिए डेली दिन में 4 बार लिया जाता है। इसके बाद है सल्फामिथोक्साजोल प्लस ट्राइमिथोप्रिम। इसके अंदर सल्फामिथोक्साजोल का नॉर्मल डोज होता है 800 मिलीग्राम और ट्राइमिथोप्रिम का नॉर्मल डोज होता है 160 मिलीग्राम और इनको कॉम्बिनेशन में ओरल रूट के जरिए डेली दिन में 2 बार लिया जाता है। इसके बाद है कॉम्बिनेशन ऑफ सल्फाडॉक्सिन प्लस पायरीमिथामाइन। इसके अंदर सल्फाडॉक्सिन का नॉर्मल डोज होता है 500 मिलीग्राम और पायरीमिथामाइन का नॉर्मल डोज होता है 25 ग्राम और इनको कॉम्बिनेशन में ओरल रूट के जरिए डेली दिन में 1 बार लिया जाता है। इसके बाद है सिल्वर सल्फाडायाजिन। ये क्रीम्स के फॉर्म में अवेलेबल होते हैं जिनको डेली दिन में 1 या 2 बार अफेक्टेड एरिया पर लगाया जाता है। लास्ट है सल्फासिटामाइड। सल्फासिटामाइड आई ड्रॉप्स के फॉर्म में अवेलेबल होते हैं और इनका नॉर्मल डोज 2 ड्रॉप्स होता है जिनको हर 2 से 3 घंटे में 1 बार अप्लाई किया जाता है। सो ये तो था डोजेस ऑफ सल्फोनामाइड्स। होप आपको अच्छे तरीके से समझ गया होगा। इसके बाद हम इंडिकेशंस ऑफ सल्फोनामाइड्स के बारे में समझ लेते हैं, यानी कि सल्फोनामाइड्स का यूजेस क्या क्या है एंड कौन कौन से डिजीज एंड कंडीशन को ठीक करने के लिए इनका इस्तेमाल किया जाता है, इसके बारे में समझ लेते हैं। द कॉम्बिनेशन ऑफ सल्फामिथोक्साजोल प्लस ट्राइमिथोप्रिम इज यूज्ड इन द ट्रीटमेंट ऑफ यूरिनरी ट्रैक इन्फेक्शन एंड रेस्पिरेटरी इन्फेक्शन। सल्फामिथोक्साजोल एंड ट्राइमिथोप्रिम का कॉम्बिनेशन का इस्तेमाल ज्यादातर यूरिनरी ट्रैक इन्फेक्शंस एंड रेस्पिरेटरी इन्फेक्शंस को ठीक करने के लिए किया जाता है। Silver sulfadiazine is used in the treatment of burns to prevent and treat infection. सिल्वर सल्फाडायाजिन का इस्तेमाल बर्न्स के ट्रीटमेंट में किया जाता है या फिर इन्फेक्शन को ट्रीट करने के लिए या तो प्रिवेंट करने के लिए किया जाता है। सल्फासिटामाइड इज यूज्ड इन ट्रीटमेंट ऑफ आई इन्फेक्शंस। आई इन्फेक्शंस को ठीक करने के लिए सल्फासिटामाइड का इस्तेमाल किया जाता है। द कॉम्बिनेशन ऑफ सल्फाडॉक्सिन प्लस पायरीमिथामाइन इज यूज्ड इन ट्रीटमेंट ऑफ मलेरिया। सल्फाडॉक्सिन एंड पायरीमिथामाइन के कॉम्बिनेशन का इस्तेमाल मलेरिया डिजीज को ठीक करने के लिए किया जाता है।
सल्फोनामाइड्स आर ऑल्सो यूज्ड इन द ट्रीटमेंट ऑफ टॉक्सोप्लाज्मोसिस। सल्फोनामाइड्स का इस्तेमाल टॉक्सोप्लाज्मोसिस को ठीक करने के लिए भी किया जाता है। सो ये तो था इंडिकेशंस यानी कि यूजेस ऑफ सल्फोनामाइड्स। होप आपको अच्छे तरीके से समझ गया होगा। इसके बाद हम कॉन्ट्रा इंडिकेशंस ऑफ सल्फोनामाइड्स के बारे में समझ लेते हैं, यानी कि कौन कौन से ऐसे डिजीज होते हैं, कौन कौन से ऐसे कंडीशंस होते हैं जिस दौरान सल्फोनामाइड्स का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए, सल्फोनामाइड्स को अवॉइड करना चाहिए। सबसे पहला है प्रेगनेंसी। अगर कोई फीमेल पेशेंट प्रेग्नेंट है तो ऐसे कंडीशन में सल्फोनामाइड्स का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। इसके बाद है ब्रेस्ट फीडिंग। अगर कोई फीमेल पेशेंट ब्रेस्ट फीडिंग कर रही है तो ऐसे कंडीशन में भी सल्फोनामाइड्स का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। इसके बाद है इन्फेंट्स अंडर 2 मंथ। अगर किसी इन्फेंट्स का एज 2 मंथ से कम है, 2 महीने से कम है, तो ऐसे कंडीशन में भी सल्फोनामाइड्स का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। इसके बाद है सल्फा एलर्जी। अगर किसी पेशेंट को सल्फा ड्रग से एलर्जी है तो ऐसे कंडीशन में भी सल्फोनामाइड्स का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। इसके बाद है सीवियर लिवर डिजीज। अगर किसी पेशेंट को काफी ज्यादा सीवियर लिवर डिजीज हो चुका है तो ऐसे कंडीशन में भी सल्फोनामाइड्स का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। इसके बाद है किडनी डिजीज। अगर किसी पेशेंट को किडनी डिजीज है तो ऐसे कंडीशन में भी सल्फोनामाइड्स का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। लास्ट है एनीमिया। अगर किसी पेशेंट को एनीमिया है तो ऐसे कंडीशन में भी सल्फोनामाइड्स का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। सो ये तो था कॉन्ट्रा इंडिकेशंस ऑफ सल्फोनामाइड्स। होप आपको अच्छे तरीके से समझ गया होगा। सो यहाँ पर सल्फोनामाइड चैप्टर अच्छे तरीके से खत्म होता है। अगर आपको किसी भी टाइप का क्वेश्चन या फिर डाउट है तो आप हमें कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं।